फ्रेंड्स, वेलकम हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। आज हम लेकर आए हैं टेस्ट नंबर 57। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 57 है। इससे पहले हमारे 56 टेस्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या स्क्रीन की आई बटन पर आप जाकर क्लिक करने पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ से आप सभी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड, डेली हम एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं। फ्रेंड्स, चैनल का हिस्सा बने। फ्रेंड, टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये टेस्ट सीरीज फ्रेंड्स, जितना भी नर्सिंग एग्जाम्स इंडिया से रिलेटेड एंड अदर कंट्री में होते हैं, हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से, फ्रेंड ये सभी नर्सिंग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं और अच्छे लेवल के सभी क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन स्टाफ नर्स, ऑल स्टेट एएनएम, ऑल स्टेट जेएनएम, सीएचओ, एमपीपीबी, वेपएम एंड एमएचडब्ल्यू, बीएफयूएचएस, हरियाणा स्टाफ नर्स, बिहार, एमपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम, केरला, महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, आर्मी नर्सिंग, सीआरपीएफ नर्सिंग, सीएचक्यू, सीजीएचएस, पीजीआई, एम्स, सीएचओ, ऑल स्टेट। फ्रेंड्स, सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आपको अपना आंसर आता हो तो आप जरूर इसे कमेंट बॉक्स में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट किया करें, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर और अपना आंसर बता सकते हैं, और बताएं कितने आपने क्वेश्चन सही किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखा है यहाँ पर, मनुष्य के लिए श्रव्य सीमा आवृत्ति कितनी होती है। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं अगर हिंदी में समझ में ना आ रहा हो। व्हाट इज द ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन। श्रव्य सीमा का मतलब क्या होता है? श्रव्य सीमा का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति उस आवाज़ को सुन सकता है। तो जब वो व्यक्ति उस आवाज़ को सुनेगा तो उसका जो यूनिट होगा, या कितनी फ्रिक्वेंसी तक सुनेगा, तो इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन क्या है इसका, कमेंट करिए आंसर अपना। ऑप्शन है इसका बी, 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी ह्यूमन आवाज़ को सुन सकता है। और हम आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, जो फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी का जो मात्रक होता है, मात्रक मतलब यूनिट, मात्रक मतलब यूनिट होता है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या? हर्ट्ज। आप यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं, और इंग्लिश के लिए HERTZ। तो इसलिए यहाँ पर जो HZ लिखा है, इसका मतलब होता है हर्ट्ज। इसका मतलब क्या होता है? हर्ट्ज। एक साइंटिस्ट है हर्ट्ज, जिन्होंने क्या किया था? फ्रिक्वेंसी का पता लगाया था, फ्रिक्वेंसी की खोज की थी। जो ह्यूमन उस आवाज़ को सुन सकता है, तो वो फ्रिक्वेंसी कितनी होती है फ्रेंड? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो मनुष्य की श्रव्य सीमा होती है, श्रव्य सीमा कभी कभी लिख के आता है, कभी कभी लिख के आता है जो मनुष्य की फ्रिक्वेंसी होती है, कितने फ्रिक्वेंसी तक मनुष्य कोई आवाज़ को सुन सकता है। आपको ध्यान रखना है, जो फ्रिक्वेंसी का यूनिट होता है, मात्रक होता है, उसको क्या कहते हैं? हर्ट्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ट्ज। तो हर्ट्ज मात्रक है किसका? फ्रिक्वेंसी का। एक क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो आपको ध्यान रखना है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो बीच की आवृत्ति होगी, फ्रिक्वेंसी होगी, उसको एक ह्यूमन सुन सकता है। जो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है, इससे इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। ध्यान रखिए, आप लिख सकते हैं, ये आवृत्ति ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकते। कौन? 20,000 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति ह्यूमन नहीं सुन सकता है। जो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति होगी उसे इंफ्रासोनिक कहेंगे, और जो 20,000 से अधिक आवृत्ति होगी उसे अल्ट्रासाउंड कहेंगे, या अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। क्या कहेंगे? अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। आप लिख सकते हैं, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति होगी उसे अल्ट्रासोनिक वेव कहेंगे, और जो 20 से कम होगी, 20 हर्ट्ज से कम होगी, उसे इंफ्रासोनिक कहेंगे। लेकिन जो ह्यूमन बॉडी सुन सकता है उसको कहते हैं ऑडिबल वेव्स। क्या कहते हैं? ऑडिबल वेव्स। इसे कभी कभी फ्रिक्वेंसी ना लिख के कभी कभी लिखा जाता है ऑडिबल वेव्स। क्या लिखते हैं? ऑडिबल वेव्स, या मतलब तरंग। वेव्स मतलब क्या होता है? तरंग। ह्यूमन बॉडी कितनी ऑडिबल वेव्स को सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के जो बीच की होती है। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इस आवाज़ के जो बीच की जो फ्रिक्वेंसी होगी उसको ह्यूमन बॉडी सुन सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप बता सकते हैं अपना आंसर। वेजाइना योनि समानता, वेजाइना में समानता कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, कौन सा जीवाणु पाया जाता है? आप अपना आंसर बता सकते हैं। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका बी फ्रेंड्स, डोडरलिन्स बेसिली। डोडरलिन बेसिली एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो वाजाइना में पाया जाता है। ये क्या करता है? ये जो एसिड होता है इसको मेंटेनेंस करता है। एसिड का ये मेंटेनेंस करता है, अम्लता को बनाए रखता है इन वेजाइना।
यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं डिटेल्स में, डोडालिन बेसिली जनरली इट इज कंसीडर एज द गेट कीपर ऑफ द वेजाइना इकोसिस्टम। ये क्या करता है, ये इसे किस नाम से और जाना जाता है, गेट कीपर ऑफ वेजाइना का इकोसिस्टम जो होता है उसको मेंटेन करता है, इसे गेट कीपर के नाम से भी जानते हैं। वेजाइना का गेट कीपर के नाम से किस बैक्टीरिया को जाना जाता है, उसका नाम होता है डोडालिन बेसिली। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें ये फैक्ट। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। कुछ क्वेश्चंस आपके रिविजन्स के लिए भी हैं, कुछ क्वेश्चन आपके लिए नए भी होंगे। आप अपना आंसर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें आप। क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया गया, प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का प्रयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। विच गैस वाज यूज्ड एज एन केमिकल वेपन इन वर्ल्ड वार फर्स्ट। पहला जो विश्व युद्ध हुआ था जिसमें पूरी दुनिया ने भाग लिया था, तो उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया गया था रासायनिक हथियार के रूप में। रासायनिक हथियार के रूप में किस गैस का प्रयोग किया गया था, तो वो कौन सी गैस थी फ्रेंड्स। ऑप्शन इसका बी, मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था जब पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। ये हुआ कब था, 1914 में हुआ था, 1914 में हुआ था। ये बात ध्यान रखें। कई बार अगर आप अदर एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, रेलवे, पुलिस, एसएससी या और भी कोई एग्जाम्स देते हैं, तो कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था, 1914 में हुआ था। ध्यान रखना है आपको। और उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में कौन सी गैस का उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था, केमिकल वेपन के रूप में, तो वो था मस्टर्ड गैस का। यहाँ पर डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं। मस्टर्ड गैस थी, कलरलेस गैस होती है, एक प्रकार की ऑयली लिक्विड होती है, हुज वेपर काजेज सेवरल इरिटेशन एंड ब्लिस्टिंग ऑफ द स्किन यूज इन द केमिकल वेपन इन फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार में, प्रथम विश्व युद्ध में इसका यूज किया गया था। ये फ्रेंड्स होता क्या है, जब मस्टर्ड गैस जब भी फ्रेंड्स ये डाली जा रही थी, जब यूज की जा रही थी, तो जब ये ह्यूमन बॉडी के संपर्क में आती थी, जब ये ह्यूमन बॉडी के संपर्क में आती थी, तो उनके बॉडी में क्या होते थे, फफोले पड़ जाते थे और आंखों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ते थे। बॉडी में स्किन की कई बीमारियां प्रोड्यूस हो रही थी और बहुत सी इरिटेशन महसूस हो रहा था, जलन महसूस हो रही थी जब ये मस्टर्ड गैस इनकी बॉडी में पड़ जाती थी। और इसको क्या किया जाता है, रासायनिक हथियार के रूप में, केमिकल वेपन के रूप में फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूज किया गया था इसे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। ये काफ़ी खतरनाक गैस थी, काफ़ी खतरनाक। जैसे ये ह्यूमन के संपर्क में आती थी, कांटेक्ट में, तो उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता था और फफोले पड़ जाते थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, ये 1914 में हुआ था, 1914 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया गया है, निम्न में से नॉन कम्युनिकेबल बीमारी कौन सी है। इंग्लिश में पढ़ लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। क्या होगा आंसर इसका, जो नॉन कम्युनिकेबल होती है। हमने इसे डिटेल्स में पिछले वीडियो में कवर किया है, आपने अगर नहीं देखा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन है ए, मरसमस डिसीज जो होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब होता है ऐसी डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती। एक ऐसी बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलेंगी, उसे क्या कहेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहेंगे। बाकी जो BCD दिया गया ये कम्युनिकेबल डिसीज के एग्जाम्पल हैं। आप इसे लिख सकते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं संचारी रोग। संचारी रोग के जो एग्जाम्पल हैं, टाइफाइड, एड्स, ये कॉलरा लिखा हुआ है। कॉलरा मतलब हैजा, काला मतलब क्या होता है, हैजा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर पूछा गया है नॉन कम्युनिकेबल बीमारी नहीं है। कौन सी बीमारी नॉन कम्युनिकेबल नहीं था, मरसमस। मरसमस होता क्या है, एनर्जी की जब बॉडी में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, एनर्जी की या कार्बोहाइड्रेट की, तब ये बीमारी हो जाती है। कौन सी, मरसमस। कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तब आपका आंसर होगा मरसमस। इसलिए ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। जब ये प्रोटीन की कमी से हो रही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या एनर्जी की कमी से हो रही है, तो ये कैसी डिसीज होगी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होगी। एक बात और ध्यान रखें, इससे आपका काफ़ी कवर होगा। हम बताना चाहते हैं आपको, जो विटामिन्स होते हैं ABCD, जितना भी विटामिन्स होता है ऑल टोटली, ये सभी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के अंतर्गत आते हैं। ये बात आपको अपने जहन में बैठा लेना चाहिए। जितनी भी विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, जितनी भी विटामिन होंगी, विटामिन से होने वाली सभी बीमारियां, वो कौन सी बीमारियां होंगी, नॉन कम्युनिकेबल्स होंगी। आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर किसी पर्सन को रतौंधी है,
किसी एक पर्सन को रतौंधी है तो वो मान लो विटामिन ए की कमी के कारण है, तो ये जरूरी नहीं कि दूसरे व्यक्ति को भी ये बीमारी उसको छूने से हो जाए। तो ध्यान रखना है, इस व्यक्ति के अंदर विटामिन ए की कमी थी तो हो सकता है इसके अंदर ना हो, इसने ऐसे फूड का इस्तेमाल किया हो जिससे क्या हो सकता है इसको विटामिन डी पर्याप्त मिलता हो। तो ये जरूरी नहीं, ये क्या है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। इसलिए ध्यान रखना, जितनी भी बीमारियां होती हैं, मान लो विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो गया या रिकेट्स हो गया विटामिन डी की कमी से, तो आपको ध्यान रखना है तो ये उसी पर्सन को होगी जिसकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी या विटामिन सी की कमी होगी। तो इसलिए इसे कहेंगे कि ये ना क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, जितनी भी विटामिन से होने वाली बीमारियां होती हैं वो क्या होंगी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होंगी। याद कर लें और इस फैक्ट को लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर और देख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए कौन कौन से होते हैं जो विदाउट विटामिन होते हैं। यहाँ पर मेरेस्मस हमने बता दिया, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की कमी से बीमारी हो जाती है। दूसरा लिखा है डायबिटीज इंसुलिन की कमी से हो जाती है। जो तीसरा यहाँ पर लिखा है क्वेशरकर, हिंदी में यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोटीन की कमी से हो जाती है। किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है, क्वेशरकर डिसीज हो जाती है। और प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बताएं। जो भी डिटेल्स हम बताते हैं इसे लिख लिया करें क्योंकि संभव नहीं होता सब कुछ लिखना। यहाँ पर देख सकते हैं निम्न में से कौन सी बीमारी जो संचारी बीमारी, संचारी का मतलब होता है कम्युनिकेबल डिसीज, इसके ऊपर हम पढ़ रहे थे नॉन कम्युनिकेबल। अब यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब क्या होता है, ऐसी बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को छूने से या टचिंग करने से या किसिंग करने से या कफिंग से या स्नीजिंग से क्या हो, फैल जाती हैं, उसको क्या कहेंगे, कम्युनिकेबल डिसीजेज कहेंगे। या हवा के माध्यम से या किसी भी और माध्यम से हो सकता है। तो आपको इतने पॉइंट में ध्यान रखना है, जो कम्युनिकेबल होगी उसका मतलब क्या होगा, कम्युनिकेट होगी। कम्युनिकेट का मतलब होता है प्रसार करना, फैलाना या फैलना। तो जो संचारी बीमारी होगी वो कौन सी होगी, ऑप्शन इसका सी, एड्स। एड्स क्या है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, एसटीडीएस डिसीजेज के अंतर्गत आती है। कौन, एड्स। क्यों आती है, ये एक व्यक्ति से दूसरे पर्सन में सेक्सुअली ये फैल जाती है। कौन, एड्स बीमारी। तो ये कैसी होगी, कम्युनिकेबल होगी। बाकी जो सारे दिए गए मेरेस्मस मैंने बताया ये क्या है, ये नॉन कम्युनिकेबल है क्योंकि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती। कैंसर, बहुत से लोगों में अभी भी इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन है, कैंसर कम्युनिकेबल है कि नॉन कम्युनिकेबल। तो आपको ध्यान रखना है ये कैसी है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ये किसी को छूने से नहीं होती, कैंसर जो डिसीज होती है ये किसी को छूने से नहीं होती, तो ये कैसी होगी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होगी। ग्वाइटर जब व्यक्ति के आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो ये बात ध्यान रखना है, जब आयोडीन की कमी हो जाएगी तो ये उसी पर्सन में होगी जिसके अंदर बॉडी में क्या होगा, आयोडीन की कमी, तो उसको क्या होगा, ग्वाइटर। ये जरूरी नहीं कि दूसरे को भी हो जाए, इसलिए क्या होगा, ये मिनरल्स से होने वाली बीमारियां हैं, ये मिनरल्स और विटामिन से होने वाली सभी बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल की श्रेणी में जाएंगी या सीरीज में जाएंगी। आपको ध्यान रखना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर कम्युनिकेबल डिसीज है वो एड्स है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बाय एसटीडीएस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के माध्यम से या सेक्सुअली फैल जाती है। और जो है यहीं से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। आप ये जितने भी पॉइंट हम यहाँ पर लिखते हैं आप इन्हें नोट किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें। जो टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर चुके हैं उन्हें भी आप कई बार जाके वहाँ पर सॉल्व किया करें, क्योंकि अब होने वाली सभी परीक्षाएं ऑल स्टेट की ऑनलाइन ही होंगी। आपको ये बात ध्यान रखना है, ऑनलाइन ही सारे एग्जाम्स कराए जाएंगे। इसलिए जितनी भी टेस्ट सीरीज हमने कराए हैं ये आप सभी टेस्ट सीरीज अगर सॉल्व कर लेते हैं आपको निश्चित है आपके एग्जाम्स में सफलता मिलेगी। तो जब भी आपको समय मिले, टाइम मिले, तो आप अपना मोबाइल ओपन करके क्या करें, सभी टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर लें। 100% आपको सफलता मिलेगी अगर आपने सभी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर ली। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया, निम्न में से कौन सा वैक्सीन जन्म के समय दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द वैक्सीन गिवन एट बर्थ, कौन सा दिया जाता है, ऑप्शन है इसका सी, बीसीजी वैक्सीन बच्चों को जन्म के समय दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन क्या है, सी। हमने इसे बहुत डिटेल्स में भी कवर किया पिछले वीडियो में, यहाँ पर भी देख सकते हैं। बीसीजी वैक्सीन होता है, ये जन्म के समय दिया जाता है। एक सिंगल डोज होता है वैक्सीन का जो दिया जाता है किसे, नियोनेट्स को, नियोनेट्स एट बर्थ। नियोनेट्स का मतलब क्या होता है, नियोनेट्स का मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी, जो हाल ही में जन्मा हो बच्चा 24 आवर्स के अंदर। as soon as possible thereafter for prevention of the TB and leprosy diseases, इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दे दिया जाता है 24 घंटे के अंदर, ताकि
इसकी रोकथाम की जा सके। उसमें बीमारियां कौन कौन सी रोकी जाती हैं? टीबी को भी रोका जाता है और लेप्रोसी को भी रोका जाता है, और भी होती है इस पे। और वो क्या होता है? दिमागी बुखार, इसी को क्या कहते हैं? मेनिनजाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है, मेनिनजाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन कौन सी बीमारियां रोकी जाएंगी? टीबी और लेप्रोसिस, लेप्रोसी रोकी जाती है। तो मोस्टली जो मुख्यतः पूछा जाता है क्वेश्चन, टीबी के बारे में पूछा जाता है। ट्यूबरकुलोसिस को क्या करता है? रोकता है। कौन? बीसीजी वैक्सीन। लेकिन आपको एडिशनली ध्यान रखना है कि और कौन कौन सी हो सकती हैं। टीबी भी होगी, लेप्रोसी भी होगी, और मेनिनजाइटिस को हिंदी में क्या कहते हैं? दिमागी बुखार कहते हैं। इनसे सुरक्षा प्रोवाइड करता है कौन? बीसीजी वैक्सीन। और ये अपने इंडिया में क्या होता है? जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, आपके लिए नोट के लिए बता रहा हूँ, जिन देशों में बीसीजी ये टीबी के केसेज या लेप्रोसिस के केसेस बहुत कम मिलते हैं, तो वहाँ ये जो वैक्सीन होती है 1 ईयर तक दी जा सकती है। कब तक? 1 ईयर तक दी जा सकती है। अपने यहाँ भी दिया जा सकता है, लेकिन जब केसेस ज़्यादा होते थे, एक समय था फ्रेंड्स, और अभी भी कभी कभी केसेस मिलते हैं, लेकिन फिर भी रिकवरमेंट हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छे कदम उठाए गए हैं। तो इसलिए इसे जन्म के समय ही अपने इंडिया में दे दिया। लेकिन जहाँ इसके केसेज नहीं होते वहाँ 1 ईयर तक भी दिया जा सकता है, और इसे बाद में भी देते हैं, जरूरी नहीं होता अदर कंट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7, जन्म के समय बीसीजी वैक्सीन की कितनी डोज दी जाती है? ऑप्शन क्या होगा इसका? जल्दी से कमेंट करें आंसर। ऑप्शन इसका ए 0.05 ml। ये जन्म के समय जो डोज दिया जाता है, ये जन्म के समय जो न्यूबॉर्न बेबी को जो जन्म के समय दिया जाएगा वो होगा, इतना होता है 0.5 ml। लेकिन जन्म के 1 महीने जो बाद दिया जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। एक बात और ध्यान रखिए, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं हम, जब भी ऑप्शन में ये ना हो 0.05 ml जन्म के समय बीसीजी वैक्सीन कितनी दी जाती है, यहाँ पर जन्म नहीं लिखा होता, मोस्टली ऐसा पूछ लिया जाता है कि बीसीजी वैक्सीन की डोज कितनी दी जाती है। अगर 0.05 ml ना लिखा हो तब ऑप्शन आपका बी सही होगा, तब आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्यों? क्योंकि ये भी दिया जाता है आपको डोज, लेकिन ये दिया जाता है 1 मंथ बाद, या 1 मंथ में दिया जाता है, या 4 सप्ताह के बाद, या 4 सप्ताह में दे दिया जाता है 0.1 ml। तो जब 0.1 ml दिया होगा और ये ना होगा तब ऑप्शन ये माना जाएगा। लेकिन जब पूछा जाए जन्म के समय कौन दिया जाता है और ऑप्शन में 0.05 ml हो, तब ऑप्शन ए सही होगा आपका। ध्यान रखिए, कभी कभी ये ऑप्शन नहीं लिखते हैं, ऑप्शन ए केवल इतना ही पूछ लिया जाता है बीसीजी वैक्सीन की डोज होती है, तो आपको बताना होगा 0.1 ml भी होती है, 0.05 ml भी होती है। तो यहाँ से आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जब ऑप्शन में ये नहीं होगा तो ये ऑप्शन सही होगा। आप ये मत सोचें ये 0.05 ml है, इस दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं यहीं पर गलती करके आते हैं, 0.05 ml और 0.5 ml। तो जो 0.05 ml है ये ऑप्शन सही है, ये वाला गलत है, और ये भी सही होता है ऑप्शन जब ऑप्शन ए ना दिया गया हो। यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप 0.05 ml दिया जाता है एट बर्थ, जन्म के समय। लेकिन 0.1 ml कब दिया जाता है? 4 से 6 सप्ताह के बीच में, या यूं कहें 1 महीने के आसपास, या आफ्टर 1 मंथ में दिया जाता है 0.1 ml। क्वेश्चन नंबर 8 है, काफी सिंपल है, बता सकते हैं दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ द टीथ इज कॉल्ड? ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन इसका सी, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, हड्डियों या बोन्स के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, या स्केलेटल सिस्टम के अध्ययन को स्टडी ऑफ द स्केलेटल सिस्टम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किडनी का या गुर्दे का। ध्यान रखिए, आप सभी पॉइंट लिख लें आप। ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का या बोन का, या ह्यूमन के स्केलेटल सिस्टम का या कंकाल तंत्र का। नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का या किडनी का, ये सभी साइनोनिम्स हैं जो हम बात कर रहे हैं आपसे। और ओडोंटोलॉजी में टीथ का, दांतों का। यहाँ से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, जो हमने बताया तीनों, इन्हें आप लिख लें अच्छे से और कंफर्म करें। क्वेश्चन नंबर है 9, अक्सर पूछा जाता है, सिंपल जरूर है क्वेश्चन, डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन इसका सी, 1 जुलाई को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है किसकी याद में मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर जो दिवस होता है, डॉक्टर डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को होता है, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। ये बात लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर कई बार पूछा गया है जो डॉक्टर दिवस मनाया जाता है वो किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में। ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और महात्मा गांधी के फ्रेंड्स भी रह चुके हैं ये। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर अपनी। एयरबॉर्न बीमारी निम्न में से कौन सी? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन इसका ए,
डिप्थीरिया एयरबॉर्न डिसीज का मतलब क्या होता है हिंदी में समझ लें, जो भी हिंदी मीडियम से हैं इसको लिख लें वायु जनित रोग। क्या लिखते हैं? वायु जनित। एयरबॉर्न इंग्लिश में भी ध्यान रखें और हिंदी में भी ध्यान रखें। इंग्लिश में समझ में ना आए तो हिंदी में देखें, हिंदी में आए तो इंग्लिश में देखें इसे, क्योंकि पेपर आपका बाइलिंगुअल होता है, दोनों भाषाओं में होता है। तो डिप्थीरिया क्या है? ये एयरबॉर्न डिसीज है, एयरबॉर्न। बाकी जो हैं वो ऑप्शन गलत हैं, उन्हें हम बाद में डिटेल से बताएंगे आपको किसके माध्यम से फैलते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं डिप्थीरिया के बारे में, यहाँ पर काफ़ी डिटेल से दिया गया है। डिप्थीरिया ये क्या है? एक वायुजनित बीमारी है। वायुजनित का मतलब क्या है? एयरबॉर्न डिसीजेज है। और एयरबॉर्न डिसीजेज आपके लिए एक और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, निमोनिया को भी एयरबॉर्न डिसीजेज कहा जाता है, ठीक है। ये भी वायु के माध्यम से फैलता है, वायुजनित बीमारी है। कौन सी? निमोनिया। पॉइंट जो डिप्थीरिया लिखा है इसके बारे में पढ़ लें। यहाँ पर डिप्थीरिया बैक्टीरिया यूजुअली स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। ये रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने के माध्यम से फैलता है। स्नीजिंग, कफिंग, ऐसा अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर सांस ले रहा है, एक पर्सन यहाँ पर है, एक पर्सन यहाँ पर है, तो क्या होगा? स्नीजिंग या कफिंग के माध्यम से क्या होगा? एक दूसरे में इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपस में ट्रांसफर हो जाते हैं। लाइक फ्रॉम दी कफिंग आर दी स्नीजिंग, यहाँ पर लिखा भी है कफिंग और स्नीजिंग के माध्यम से। डिप्थीरिया इज अ सीरियस इन्फेक्शन काज्ड बाय द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया कार्डिदा। यहाँ पर देख लें कि बैक्टीरिया कौन सा होता है जो डिप्थीरिया जिसकी वजह से हो जाता है। इसका लिखा है यहाँ पर, देख लें, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिये। ये बैक्टीरिया का नाम लिखा हुआ है जिसकी वजह से डिप्थीरिया डिसीज हो जाती है। उसका जो बैक्टीरिया है उसका जो नाम लिखा हुआ है, ये जो हम रेड से बता रहे हैं आपको, ये लिखा है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये है इसका बैक्टीरिया का नाम। याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो आपको बताना है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, इस वजह से हो जाता है। और कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम्स में डिप्थीरिया होता है किसकी वजह से, जब ये बैक्टीरिया, कभी पूछा वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, तो आपको आंसर बताना होगा कि बैक्टीरिया के माध्यम से होती है। वो बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो ये लिखा है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर है 11। काफ़ी सिंपल है, बताएं अपना आंसर। नर्स दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन इसका सी, 12 मई को, 12 मई को नर्स दिवस, नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ लें। इंटरनेशनल नर्स डे, इसे कभी कभी लिखा है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है 12 मई को? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इनका जब जन्म हुआ था तो उसकी जो डेट थी वो 12 मई थी, 12 मई थी, ठीक है। और इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी एग्जाम्स में, आर्मी में और भी अदर एग्जाम्स में, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको आंसर बताना होगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। किसको? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। इनका जो जन्म लिखा है ये ईयर दिया गया 12 मई 1820 में, 1820 में। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 12 नंबर पे, कॉलरा निम्न में से किसके माध्यम से फैलता है? कॉलरा स्प्रेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके माध्यम से फैलता है? कई इसके फैक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आंसर बताएं। ऑप्शन इसका बी, हाउस फ्लाई के माध्यम से कॉलरा हो जाता है। कॉलरा को क्या कहते हैं हिंदी में? हैजा कहते हैं। क्या? हैजा कहते हैं। तो किसके माध्यम से हो जाता है? हाउस फ्लाई। कभी कभी जो हिंदी मीडियम से हैं ध्यान रखें, हाउस फ्लाई अगर आपको ना मिले तो आपको जो नीचे बताया गया घरेलू मक्खी मिलेगा ऑप्शन में। क्या मिलेगा? घरेलू मक्खी। तो आप ध्यान रखें, घरेलू मक्खी पे मार्क करें, ये ऑप्शन सही होगा जिसके माध्यम से कॉलरा होता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश किया करें। कारण काजेज और भी हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपके क्या दिया गया आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें क्वेश्चन को। ओके, यहाँ पर ध्यान दें कि हाउस फ्लाई के माध्यम से कॉलरा होता है या हैजा होता है। अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी मीडियम में हाउस फ्लाई और घरेलू मक्खी दोनों लिख लें। अगर ये आपको कभी कभी इस तरह मिल जाएगा लिखा हुआ देवनागरी लिपि में हाउस फ्लाई इस तरह, तो आप इसे मार्क कर लें कि हाउस फ्लाई इस तरह भी मिल सकता है। अगर ये नहीं होगा तो घरेलू मक्खी लिखे मिलेगा आपको आंसर में। और ये कई बार इस तरह भी पूछा गया क्वेश्चन से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। काफ़ी सिंपल है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। 13 नंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ऑप्शन इसका बी, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप इसका आंसर। यहाँ पर दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार हम इसे एग्जाम्स में अपने टेस्ट सीरीज में इंक्लूड करते हैं ताकि आपको हम कन्फर्म हो जाए। 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे हमेशा याद रखें। यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं। 7 अप्रैल 1950 को कम इंटू इफेक्ट। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जब ये इफेक्ट में आया था, प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था, वो लागू हुआ था 1950 में। जो विश्व स्वास्थ्य दिवस जब से मनाया जा रहा है, ये लागू कब हुआ था? 1950 में। और इसी वर्ष से क्या हो रहा है, ये लगातार मनाया जा रहा है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है, एवरी ईयर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन नंबर है 14, 14 नंबर। सोने की बीमारी निम्न में से किसके काटने से हो जाती है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर बताएं। स्लीपिंग सिकनेस की बात करें, स्लीप सिकनेस या कभी कभी लिखा आता है स्लीपिंग सिकनेस। इज काज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बाइट्स? क्या होगा आंसर इसका? सोने की बीमारी हो जाती है। सोना चांदी वाली बीमारी नहीं, मतलब सोना मतलब नींद बहुत आती है अगर वो काट लेता है। कौन काट लेता है? ऑप्शन इसका सी है, सीसी मक्खी होती है एक, सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई अगर काट लेता है तो उसके माध्यम से क्या हो जाता है? सोने की बीमारी हो जाती है। सोने की बीमारी मतलब नींद वाली बीमारी, सोने चांदी वाली बीमारी नहीं। कौन सी बीमारी? नींद की बीमारी, मतलब नींद बहुत लगती है। तो कौन सी मक्खी होती है? सीसी, ऑप्शन सी। यहाँ पर देख लें इंग्लिश में भी आप किस तरह इसका स्पेलिंग लिखा होगा कोई एग्जाम में। सीसी की स्पेलिंग टी इसमें साइलेंट होगा, सीसी इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। ये फ्लाई होती है, ये मक्खी होती है जो काट लेती है, तो इसकी वजह से क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। मैंने एक बात और बताई थी, बालू मक्खी के द्वारा कौन सा हो जाता है? तो आपको बताया था मैंने, काला आजार हो जाता है। क्या हो जाता है? काला आजार। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सैकड़ों बार, कि काला आजार किसके काटने से हो जाता है? तो आपको बताना है बालू मक्खी के काटने से। अभी हमने आपको बताया था कि जो घरेलू मक्खी होती है उसकी वजह से कौन सा हो जाता है? तो उसकी वजह से हैजा हो जाता है, या क्या हो जाता है? कॉलरा हो जाता है। कॉलरा हो जाता है किसकी? घरेलू मक्खी की वजह से। एडीज के मच्छर काटने से क्या हो जाता है? डेंगू हो जाता है। एनाफ्लीज मच्छर के काटने से क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट जितने हमने बताए। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं जितने हमने बताए। अगर डिटेल्स ज़्यादा जाननी है तो पीछे वीडियो दिए गए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं सभी वीडियो। एडीज से डेंगू, एनाफ्लीज से मलेरिया, सीसी से स्लीपिंग सिकनेस सोने की बीमारी, बालू मक्खी से काला आजार। क्या होगा? काला आजार, AZAR। नेक्स्ट क्वेश्चन से जो हमने पिछले वीडियो में आपको दिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में पूछा गया था, मोस्टली लोगों ने इसका आंसर सही भी दिया है। कौन सा अम्ल दूध को दही में बनाने के लिए जिम्मेदार होता है? वो कौन सा अम्ल होता है जिसकी वजह से दूध दही में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन है इसका बी, मोस्टली लोगों ने सही आंसर दिया। जिसका गलत है वो इसे लैक्टिक एसिड लिखें। क्या होगा आंसर इसका? लैक्टिक एसिड। वो बैक्टीरिया कौन सा होता है जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है? वो बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। नीचे डिटेल्स दिया गया है, यहाँ पर स्पेलिंग देख सकते हैं आप। उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस, ये नाम दिया गया है, जो क्या करता है? लैक्टिक एसिड को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, और जिसकी वजह से दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, मिल्क कर्ड में परिवर्तित हो जाता है, दूध दही बन जाता है। वो उस बैक्टीरिया का क्या नाम होता है? कभी कभी लैक्टिक एसिड ना लिख के बैक्टीरिया का डायरेक्टली नाम पूछ लिया जाता है, तो आपको बताना है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम है। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, इसके माध्यम से क्या होता है? ये दूध दही में बन जाता है। इंग्लिश में पढ़ सकते, द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग द कर्ड फ्रॉम मिल्क यूजिंग द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज कॉल्ड द curdling while the yogurt is formed by the fermentation of the lactobacillus बैक्टीरिया। बैक्टीरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और लैक्टिक एसिड, इतनी बात ध्यान रखना है, ये इतनी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। निम्न में से जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है जेनेटिक कोड क्या होता है। हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप अपना आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताएं, और वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसका आंसर आपको किसी भी हाल में बताना ही बताना है, ठीक है। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। और जितने भी हमने टेस्ट सॉल्व करा दिए हैं आपको, अगर आप सॉल्व कर चुके हैं फिर भी आप दोबारा उन्हें सॉल्व करें, तिबारा सॉल्व करें, फिर देखें कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं, कितने क्वेश्चन आपको आने लगे हैं अब, ताकि आपके माइंड में कितना ज़्यादा बैकअप है, कितनी आप मेमोरी तेज है, आप कितना याद कर पाते हैं अभी तक, ठीक है। तो आप उनको कई बार सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सभी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं, आपको 100% आपके एग्जाम्स में सफलता मिल सकती है, कोई भी नर्सिंग एग्जाम्स हो, किसी भी स्टेट से हो। चलिए, वीडियो कैसा लगा एक बार बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू। और हाँ, एक बात और, कितने लोग फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं?
जिनका भी एंट्रेंस एग्जाम्स में फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि कितने लोग फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं और उनका कौन सा एग्जाम्स है उसकी अकॉर्डिंग हम उनको स्टडी कराएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री की। आप अपना कमेंट जरूर बताएं कि आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं या किनको किनको पढ़ना है फिजिक्स, या आपके किस एग्जाम्स में फिजिक्स आ रही है। वैसे हमें तो सब एग्जाम्स में पता है किस में आ रही है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कितने स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं। ओके, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम देखेंगे कितने स्टूडेंट हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू।